गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। आज हम उसे थोड़ा आगे चलते हैं, डायमेंशन और भी क्वांटिटीज़ की निकालेंगे। इसमें सबसे पहले आज हम लेते हैं एंगल। एंगल का डायमेंशन क्या होगा? आपने देखा था पिछली क्लास में थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम? L/R। एक रिलेशन थी, जैसे ये सर्कल है, ये L हो गया, ये थीटा हो गया और ये R हो गया। तो थीटा इक्वल्स L/R पिछली क्लास में बताया था। तो ये थीटा आपका एंगल है। अब मुझे इसकी डायमेंशन बतानी है। L लेंथ ऑफ आर्क है और R आपका रेडियस है। तो दोनों एक्चुअली में लेंथ ही है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका? डायमेंशन ऑफ लेंथ अपॉन डायमेंशन ऑफ रेडियस। इसका भी L, इसका भी L कैंसिल आउट हो गया। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। एंगल इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अगर मैं एंगल का डायमेंशन लिखूं तो ये क्या लिख सकते हैं आप? M0, L0 एंड T0। ठीक है। इसी तरह फिजिक्स में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे उसे। अभी अगर हम डायमेंशन में बताएं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका डायमेंशन निकालना है। तो अब आप ये देखो, जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, इसकी पोजीशन ए पॉइंट से, ये सेंटर है, ये पॉइंट है, बॉडी मान लो यहाँ से चलना शुरू की और कुछ टाइम के बाद ये बी पॉइंट पे पहुंच गए, है ना। ये इसका रेडियस है। बॉडी ए से चलकर बी पे पहुंची है टी टाइम में। तो इतने टाइम में उसने ये लेंथ कवर किया है जिसको हम आर्क कहते हैं, और इसी टाइम में यहाँ पर इसने कुछ एंगल भी बनाए हैं। जब बॉडी ए से चलकर बी पे गई टी टाइम में तो सेंटर पे इसने कुछ एंगल बनाया। इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में एंगल ही हुआ। तो ये क्या आपका, अभी आपने एंगल कर निकाला था तो उसका वो डायमेंशन लेस हो गया, M0, L0 एंड T0। इट इज सिंपल एंगल। अब इसका डायमेंशन तो है नहीं, तो इसकी कोई सिस्टम यूनिट नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। और SI यूनिट इसकी हो गई रेडियन। शॉर्ट में इसे हम RAD लिखेंगे। इन द सेम वे अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना हो, तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी को सिंबल में ओमेगा लिखी जाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया और टाइम t। तो जब मैं इसका डायमेंशन निकालूंगा तो थीटा का तो कोई डायमेंशन है नहीं, M0, L0, T0 लिख सकते हैं, और टाइम का डायमेंशन है t। तो फाइनली ये क्या निकल के आएगा आपका? t-1। सो डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज M0, L0, t-1, या सिंपली आप लिख सकते हैं t-1। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट इज, यहां से देखिए, इस जगह से तो पर सेकेंड दिखेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा।
आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ से देखनी है। एंगल का यूनिट होता है रेडियन डिवाइड बाय टाइम सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और इससे हम डायमेंशन निकालते हैं। अब मान लीजिए मुझे एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकालना है। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तब इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। Therefore, angular dimension of angular acceleration is dimension of angular velocity divided by dimension of time. अब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है t-1 और टाइम का क्या हो गया t। Therefore, डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज t-2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं m0 L0 t-2। अब इसकी जो यूनिट होगी एसआई यूनिट, ये हम लिख देंगे रेडियन पर, देखो ओमेगा का होगा रेडियन पर सेकेंड और डिवाइड बाय टाइम का सेकेंड, तो फाइनली ये यूनिट आ गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन हुआ t-2 और उसकी एसआई यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सारी देखो है क्या ना, फर्स्ट चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, तो डायमेंशन निकाल लेते हैं फंडामेंटल यूनिट के ऊपर पावर डाल करके। MLT आपका जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स है, इसी के ऊपर पावर डालकर डायमेंशन निकाली जाती है। अब बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए 11th का या फिर 12th का, तब आप इसे बनाएंगे तो प्रॉपरली समझ में आएगा, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है। लेकिन इसको पढ़ना भी ज़रूरी है स्टार्टिंग में भी, क्योंकि यूज़ होती है आगे के चैप्टर्स में। तो आप अभी क्या समझ सकते हो कि ये सब हमें आगे पढ़ना है, ये फॉर्मूला होता है, और अगर फॉर्मूला पता है तो हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे ये आप देख रहे हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एक टर्म आएगी आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये एक टर्म है, फिजिक्स में यूज होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका डायमेंशन निकालना है मुझे। तो फिजिक्स में अगर आप किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको रेट बोला जाता है। जैसे मैं कह दूं एक्सेलरेशन जो आपने पढ़ा है v/t, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज टाइम से डिवाइड हुआ है। उसी तरह से अगर किसी क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी और इसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दी जाए तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस और पोजीशन। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है तो मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, और ये फॉर्मूला है आपका वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। है ना। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए और डिस्टेंस का डायमेंशन चाहिए। वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT-1 और डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया L।
तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या निकल के आया आपका t-1। अब आप ये देखिए एंगुलर वेलोसिटी का भी डायमेंशन t-1 है। ये भी डायमेंशन आपका t-1 है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी t-1 है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस किस क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, लेकिन हर क्वांटिटी अलग अलग है, डायमेंशन सेम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ मिलेंगी आपको जिसका डायमेंशन सेम है लेकिन वो क्वांटिटीज़ बिल्कुल अलग हैं, उनके यूनिट बिल्कुल अलग है। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट का अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, जबकि वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट यहाँ से नहीं लिख के फॉर्मूले से देखेंगे। वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड -1, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट पर सेकेंड ही होगा। समझ में आई बात? तो किसी भी चीज का अगर आप ग्रेडियंट निकालते हैं इसका मतलब आप उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट भी करते जाएं साथ में इसको। अब मान लो मुझे निकालना है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन निकालना है। तो प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स प्रेशर डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं प्रेशर को अलग से देखूं तो ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये रफ कर रहे हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है ml/t-2, एरिया होता है l²। ये सॉल्व होकर क्या आ गया ml-1t-2। तो यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन जो कल भी बताया था ml-1t-2 डिवाइड बाय l। तो प्रेशर ग्रेडियंट आपका निकल के आया ml-2t-2। ठीक है, अब आप देखो ml-2 t-2 हो सकता है इसका डायमेंशन किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से मैच कर रहा हो, वो आप चेक करना टेबल में, ये आपका होमवर्क है। और इस तरह से डायमेंशन निकाली जाती है, ग्रेडियंट मीन्स डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब हम यूनिट लिखेंगे, तो सिस्टम यूनिट आप डायमेंशन को देख के लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका जो यूनिट आएगा पहला kg मीटर-2 सेकेंड-2, ये किस में आ गया SI में। दूसरा ग्राम सेंटीमीटर-2 सेकेंड-2, ये किस में आ गया CGS में। और तीसरा पाउंड फीट-2 सेकेंड-2, ये किस में आ गया FPS में। अब अगर हम डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो फॉर्मूले पे आ जाओ। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय डिस्टेंस होता है मीटर। तो फाइनली ये क्या निकला न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये ऐसा यूनिट हो गया किसका, प्रेशर ग्रेडियंट का। या अगर हम वापस चले, प्रेशर का दूसरा यूनिट होता है पास्कल, पास्कल बाय मीटर। तो ये भी यूनिट हो गया पास्कल पर मीटर, ये भी ऐसा यूनिट है। तो प्रेशर ग्रेडियंट के ये सारे यूनिट्स हो गए और ये डायमेंशन हो गया, ये सिस्टम यूनिट्स हो गए। नोट कीजिए। जिसको डाउट हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाउट भेज देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, अभी नहीं क्लास के बाद। सब लोग नोट कीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डायमेंशन देखने के लिए। जैसे मान लो वर्क का डायमेंशन निकालना है।
वर्क. So work is defined as force multiply displacement. तो फोर्स का डायमेंशन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन, वो किसका डायमेंशन आ जाएगा? वर्क का. तो फोर्स हो गया ml(t-2), डिस्प्लेसमेंट l. फाइनली ये क्या आ गया आपका ml(2)(t-2). ये वर्क का डायमेंशन है. अब यहां से तो आप सिस्टम यूनिट लिख सकते हैं. क्या आ जाएगा? kg. इसको देख के लिखना होता है. एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर (10⁻²) SI में, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर (10⁻²) CGS में, पाउंड फीट स्क्वायर (10⁻²) FPS में. अब हम डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो यहां से देखो, डिराइव्ड यूनिट क्या आ जाएगा? पहला फोर्स का होता है न्यूटन और दूसरा डिस्प्लेसमेंट का मीटर. तो न्यूटन मीटर इज यूनिट ऑफ वर्क. फिर इसी न्यूटन मीटर को जूल भी लिखा जाता है, जूल जे. अब जो वर्क होती है, वर्क डन इज एनर्जी. तो एनर्जी का भी डायमेंशन, अब एनर्जी जितनी तरह की होगी, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, जिस तरह की भी एनर्जी है उसका डायमेंशन वर्क के बराबर ही होगा. और वो क्या हो गया आपका ml(2)(t-2). अब हीट की बात करें तो हीट की भी डायमेंशन, जो एनर्जी होगा, एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हीट की भी डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर ही होगा. और ये भी आपका ml(2)(t-2). यूनिट सारे सेम होंगे, बस हीट के साथ एक दूसरी यूनिट आ जाती है. इसकी SI यूनिट होगी जूल, और है ना, और एक और यूनिट होता है, इसको हम किसी सिस्टम में नहीं डालते हैं. दूसरा यूनिट होता है कैलोरी. आपको पता होगा हीट का, 1 कैलोरी इक्वल्स 4.2 जूल. ठीक है. किसी भी तरह की एनर्जी हो, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 12mv². अब अगर मैं यहाँ से डायमेंशन निकालूं तो मैंने बताया था नंबर जो मल्टीप्लाई, इसको इग्नोर कर देते हैं, तो हाफ छोड़ दो, पावर इग्नोर नहीं की जाती है. तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मास डायमेंशन मल्टीप्लाई वेलोसिटी डायमेंशन स्क्वायर. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mL(t-1) होल स्क्वायर mL(2)(t-2). ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन. सो सेम आया. तो जो वर्क का डायमेंशन है वही काइनेटिक एनर्जी की भी आ रही है. एनर्जी जैसी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, अगर हम उसकी भी वैल्यू निकालें तो इस तरह से mL(2)(t-2) ही आएगा. यूनिट इस तरह से आएंगे सारे. ठीक है. अब हम आते हैं पावर. पावर, इसका डायमेंशन निकालना है. तो पावर क्या होता है आप लोगों को पता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. इज पावर मीन्स पावर इक्वल्स वर्क बाय टाइम. तो वर्क का डायमेंशन क्या हो गया? mL(2)(t-2) डिवाइड बाय टाइम. फाइनली ये आ जाएगा आपका mL(2)(t-3). अब आप यहाँ से सिस्टम यूनिट लिख सकते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं. क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर (2)(-3), kg मीटर स्क्वायर (2)(-3), इस तरह से लिख सकते हैं. CGS FPS सारा लिख सकते हैं आप इसी तरह. अब दूसरा अगर मैं डिराइव्ड यूनिट लिखूँ यहाँ से, तो वर्क का होता है जूल पर सेकेंड. तो जूल पर सेकेंड. अब इसी को बोली जाती है वाट. तो ये तीनों आपका ऐसा यूनिट है जिसमें वाट जो है डिराइव्ड यूनिट हुआ.
ये सिस्टम यूनिट है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसका ये डायमेंशन है। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, इसका डायमेंशन क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज प्रेशर डिवाइड बाय डिस्टेंस। प्रेशर डिवाइड बाय डिस्टेंस। है ना, मैंने बताया था ग्रेडियंट का मतलब होता है डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो प्रेशर का यूनिट आपने पता है कितना होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ml t-2 फोर्स, एरिया l स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका ml-1 t-2 डिवाइड बाय l, तो फिर ये हो गया ml-2 t-2। दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट, ये इसका डायमेंशन है। इसी तरह आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है, मान लीजिए हम डायमेंशन निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आप आगे पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अभी मैं उसका फॉर्मूला बता दूंगा और आपको डायमेंशन बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया is defined as mass multiply perpendicular distance square। तो मास का डायमेंशन हो जाएगा m और डिस्टेंस का होता है l, तो l2, तो ml स्क्वायर। ml स्क्वायर इज डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एक क्वांटिटी टर्म है टॉर्क, एक फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क, जो आप रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। टॉर्क, इसका डायमेंशन निकालना है। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज RF, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड फोर्स। ये आप आगे के चैप्टर रोटेशन में पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में डिटेल। फोर्स लगाकर आप किसी बॉडी को मूव कर सकते हो, घुमा नहीं सकते। अगर मुझे घुमाना है तो फोर्स की जगह टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा L और फोर्स हो गया ml t-2, तो ml2 t-2। अब आप देखो ये टॉर्क का जो डायमेंशन है वर्क के डायमेंशन से मैच करता है। वर्क भी तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क और वर्क दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं। वर्क स्केलर है, टॉर्क वेक्टर है। डायमेंशन दोनों का सेम आया, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों की यूनिट अलग है। सिस्टम यूनिट मैच करेगी, लेकिन डिराइव्ड यूनिट अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम जूल नहीं लिखेंगे, सिर्फ न्यूटन इंटू मीटर होगा। तो टॉर्क की एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर। ठीक है,
अब हम दूसरे एक दूसरा क्वांटिटी लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी। इसकी डायमेंशन निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। सिंपल डेंसिटी आप लोग पढ़े वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो सिंपल डेंसिटी को हम मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो फिजिक्स में अगर आपने एनर्जी डेंसिटी बोल दिया मतलब एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, अगर प्रेशर डेंसिटी कह दिए मतलब प्रेशर बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी हो गई एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml/2 वॉल्यूम हो गया L3, तो ये हो गया ml-1 T-2। ये एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ तो सिस्टम से तो हम लिख सकते हैं kg/m/s²। दूसरा यहाँ से लिख सकते हैं डिराइव्ड यूनिट, एनर्जी का जूल होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो जूल पर मीटर क्यूब, ये दोनों ऐसा यूनिट है ना। इसी तरह अगर मान लो मुझे प्रेशर डेंसिटी निकालना हो, प्रेशर डेंसिटी का डायमेंशन निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी का मतलब हो गया डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इधर जो क्वांटिटी होगी वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो प्रेशर डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा, प्रेशर का आपने भी निकाला था, क्या था, फोर्स अपॉन एरिया है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का ml/T-2, एरिया L², मतलब प्रेशर का डायमेंशन हो गया ml-1 T-2 डिवाइड बाय वॉल्यूम का L3। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ml-4 T-2। ठीक है। अब इसकी सिस्टम यूनिट तो आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, kg, L है लेंथ, मीटर-4 सेकेंड-2। तो सिस्टम यूनिट यूज नहीं की जाती, हम डिराइव्ड यूनिट ही यूज करते हैं। तो यहाँ प्रेशर का यूनिट हो जाएगा पास्कल और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, पास्कल पर मीटर क्यूब। ठीक है। नाइन्थ क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वेव के लिए, साउंड वेव के लिए, v = f λ, जहाँ पे f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या आपका वेवलेंथ। वेलोसिटी = फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, है ना। तो वेलोसिटी का तो डायमेंशन आपको पता है LT-1 है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर मान लो मुझे डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया गया 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम, मतलब ये क्या हो जाएगा T-1। तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का डायमेंशन सेम है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज, समझ में आ रहा है। अब वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ तो डिस्टेंस है, तो डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ इट इज जस्ट अ डिस्टेंस। तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस हो गया सिर्फ L, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है। अब आप देखिए, आपने एक आइंस्टाइन का रिलेशन पढ़े होंगे, काफ़ी फेमस रिलेशन है आइंस्टाइन का, E = h न्यू, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं पे। तो E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट।
प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या आपका फ्रीक्वेंसी है ना। तो अब देखो, अगर मुझे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट है ना, ये h है। तो h इजकल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी न्यू। तो डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी ml/t-2 और फ्रीक्वेंसी का हो गया t-1। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ml/t-1। दिस इज डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ h, प्लैंक्स कांस्टेंट। यहां से देखो एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, तो जूल और फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो जूल सेकेंड, ये इसकी एसआई यूनिट होगी। ठीक है, उसी तरह से फ्लूइड चैप्टर में आप एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, उसका डायमेंशन निकालना है। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन लेंथ। ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया ml/t-2 डिवाइड बाय लेंथ l। फाइनली ये क्या निकल के आ जाएगा, mt-2। ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन हुआ mt-2, और इसकी जो यूनिट होगी, यहां से देखो सिस्टम से तो आप लिख सकते हो kg/s², लेकिन ये यूज नहीं होता, डिराइव्ड यूनिट यूज करते हैं, तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दिस इज सरफेस टेंशन। अब अगर मुझे सरफेस एनर्जी का डायमेंशन निकालना हो, मान लो मैं सरफेस एनर्जी का डायमेंशन निकालना चाहता हूं, तो सरफेस एनर्जी, डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी डिवाइड बाय एरिया, है ना। ये फॉर्मूला है, सरफेस एनर्जी इज एनर्जी डिवाइड बाय एरिया। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एनर्जी हो गया ml/t-2 और एरिया का हो गया l²। फाइनली ये क्या निकल के आया, mt-2। तो अब देखो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। वो वेक्टर है और ये स्केलर है, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं और यूनिट डिफरेंट होती है ना। तो यहाँ भी डायमेंशन सेम है और यूनिट अलग अलग है। पूरी फिजिकल क्वांटिटी अलग है लेकिन डायमेंशन सेम है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, मिटा दें इसको।
डायमेंशन चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे थे उसी समय आपको बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस एक टेक्निक है जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर पावर दे करके किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का हम नेचर समझ सकते हैं, उसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो एक तो इसका यूज़ ये था कि टू फाइंड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा इसका यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ डायमेंशन, यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सेकेंड यूज़ क्या है इसका, वी कैन चेक द correctness or check the correctness of a physical quantity of a given equation, मतलब कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो हम उसको चेक करके बता सकते हैं कि वो रिलेशन सही है या नहीं है। आप उसको चेक करके बता सकते हो। जैसे मान लो आप एक इक्वेशन जानते होंगे v = u + at, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन सही है चूंकि आपको पता है कि हाँ ये सही है। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। इसको यहाँ मुझे पता है कि ये इक्वेशन सही है, लेकिन डायमेंशनल टेक्निक से इसको हम चेक करके देखेंगे कि हाँ ये वाकई में सही है। और इसके पीछे एक लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है कि u + at है ना, तो इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ आप जोड़ रहे हो ना वो एक जैसी चीज़ें ही जुड़ती हैं, डिफरेंट चीज़ें कभी नहीं जुड़ती। मतलब u वेलोसिटी है तो a × t भी वेलोसिटी ही होगा, तभी ये जुड़ा है, अदरवाइज नहीं जुड़ा है। तो सेम चीज़ें ही ऐड होती हैं, सेम चीज़ें ही सब्ट्रैक्ट होती है ना। ये डायमेंशनल एनालिसिस ही बताता है। तो एक्सेलरेशन × टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्यों, आप डेफिनेशन डाल के देखो, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन × टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हुई कि सेम चीज़ें ही ऐड होती हैं। अब मान लो इसका हम डायमेंशन निकाल के देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ LHS, ये तरीका देखो कैसे चेक किया जाता है। इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक LHS पार्ट और एक RHS पार्ट। तो डायमेंशन ऑफ LHS इज वेलोसिटी और ये हो गया LT - 1। डायमेंशन ऑफ RHS, ये तो वेलोसिटी है, इसको छोड़ दी तो पता है LT - 1 होगा। हमें इस पे डाउट हो सकता है तो इसको चेक कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का होता है LT - 2 और टाइम का t, तो फाइनली LT - 1। अब आप देखो जो LHS का डायमेंशन है वही RHS का भी डायमेंशन है, तो ये इक्वेशन सही है। डायमेंशन ऑफ LHS = डायमेंशन ऑफ RHS, हेंस दिस रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूं। v² = u + 2as। v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। तो आप ये देखो कि यहाँ तो सेम चीज़ें जुड़ी हुई है, सेम चीज़ें जुड़ी होती है। तो ये क्या है आपका v²। तो डायमेंशन ऑफ LHS वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो वेलोसिटी का हो गया LT - 1 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा L2T - 2। ये LHS डायमेंशन आ गया। अब RHS निकालिए। RHS में पहले आपका U है, फिर 2as है, तो ये वेलोसिटी है, क्या निकल के आ गया LT - 1। और डायमेंशन निकालने समय हम न्यूमेरिकल वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। तब बचा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है LT - 2 और डिस्टेंस का होता है L। तो ये क्या निकल के आ रहा है आपका LT - 1 + L2T - 2। दोनों अलग अलग चीज़ हैं तो ये जुड़ नहीं सकती आपस में, है ना। तो ये इक्वेशन गलत है।
because LHS not equal to RHS. Therefore the given relation is incorrect, या फिर ये रॉन्ग हो गया। तो हम डायमेंशनल मेथड से इक्वेशन चेक करते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। आपको पता है इसका सही रिलेशन क्या होगा, यू स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर कर देंगे तभी रिलेशन सही हो जाएगा। तो फिर इसको स्क्वायर करो, फिर इसको स्क्वायर करो, तो फिर ये आ जाएगा। फिर सेम चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर हैं और ये इक्वेशन सही है, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस कंसेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे एक वांडर वाली इक्वेशन ले लो। ये क्या होता है, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये एक वांडर वाली इक्वेशन है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। ये मैंने इसलिए लिया कि ये एक अच्छा तरीका है इस चीज को समझने का, और ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं। P आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T टाइम है। तो आपसे यहाँ ये पूछा गया है कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन क्या होगा और B का डायमेंशन क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक वंडर वाली इक्वेशन दिया हुआ है, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब इसमें मुझे A का डायमेंशन बताना है और B का डायमेंशन बताना है। कैसे बताएंगे? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लाइक चीज़ों को ही ऐड की जाती है, सेम चीज़ों को ऐड की जाती है। तो B अगर वॉल्यूम में घटाया गया, मतलब B वॉल्यूम के जैसा है तभी तो घटाया गया है, तो इसका मतलब हो गया कि B जो है वॉल्यूम की तरह है, या B की डायमेंशन वही होगी जो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम B। अब ये होता है आपका एल क्यू, ये आ गया एल क्यू, तो B का डायमेंशन निकल गया। उसी तरह से अगर मुझे A का डायमेंशन निकालना है, तो आप ये देखो, ये पूरा A बाय वी स्क्वायर प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब A बाय वी स्क्वायर का डायमेंशन ऑफ प्रेशर के बराबर होगा, है ना। तो अब मुझे A का डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर इंटू ये वी स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दो। ये अब प्रेशर का डायमेंशन होगा ml -1 T -2 और ये भी वॉल्यूम है, तो एल क्यू का पावर 2। तो फाइनली डायमेंशन ऑफ A निकल के आया m L5 T -2। समझ में आया? तो ये डायमेंशनल टेक्निक है जिससे हम किसी कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर A और B कांस्टेंट था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेम चीज़ें ऐड की जाती हैं, सेम चीज़ें ही सब्ट्रैक्ट की जाती है। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसका एक लास्ट यूज क्या है डायमेंशन का, वो देखो। 3 यूज थे, 2 आपने पढ़ लिए। इस तरह से कोई भी इक्वेशन आएगा तो इसी मेथड से बनाना है। आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल बनाइए, उसकी एक्सरसाइज बनाए, बन जाएगा इस चैप्टर का। बस एक बार रिवीजन करना होगा, फिर बनाओ, बन जाएगा। अब क्या है, डायमेंशनल मेथड से हम कोई फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, है ना। कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन। ये लास्ट यूज है।
to establish a relation among a given physical quantity. मतलब आपको दिया हुआ है कि मान लो कि किसी एक का आपको इक्वेशन बनाना है किसी चीज़ के लिए, जैसे फोर्स के लिए इक्वेशन बनाना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फोर्स जो है इस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और टाइम पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको इक्वेशन बनाना है, तो हम बना सकते हैं। तो इस यूज़ को सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं। देखता हूँ कहीं पे एक होगा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ठीक है, वो तो कहीं होना चाहिए। चलिए एक सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 2.17। एग्जाम्पल 2.17 एनसीईआरटी। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आप इसको देख सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में होगा। चैप्टर 2 है ना, यूनिट एंड डायमेंशन, ये चैप्टर नेम है, और इसका एनसीईआरटी का है ना, और इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2.17। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपको पता है क्या होता है, एक फिक्स सपोर्ट है और एक रस्सी से एक छोटे बॉब को लटका दें और फिर इसको ऑसिलेट करा दें, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, सिंपल पेंडुलम। इसकी ये लेंथ होती है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच टू स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है और ये बॉब है। बॉब मतलब एक स्फेयर होता है ब्रास का, जो हम पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। स्फेरिकल छोटा सा लोलक हिंदी में बोलते हैं, या गोली कह लो, गोली कांच की गोली होती है ना, वैसा सॉलिड आप ब्रास का ले लो, पीतल का। तो फिजिक्स में उसी स्मॉल स्फेयर को हम लोग बॉब कहते हैं। वो स्ट्रिंग से बांध दिया गया और स्ट्रिंग फिक्स सपोर्ट पे है। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि द सिस्टम ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब इसको अगर आप खींच के यहाँ पे छोड़ दोगे पेंडुलम को, तो ये ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो वही कह रहा है कि द पेंडुलम ऑसिलेट्स अलोंग द ग्रेविटी। तो अब आपको बताना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि सपोज पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of the simple pendulum depends on its पहला लेंथ, second mass, and third acceleration due to gravity g. Derive an expression for its time period using method of dimension.
ठीक है। देखो इस सिंपल पेंडुलम के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए आपको एक इक्वेशन निकालना है, और वो टाइम पीरियड जो है डिपेंड कर रहा है किस पर, लेंथ पे, मास पे और जी पे। तो हम क्या करेंगे, बनाने का तरीका क्या है, टाइम पीरियड डिपेंड्स मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, पहला क्या था लेंथ, इस पे पावर दे दो ए, ये टेक्निक है रिलेशन बनाने का। लेंथ पे डिपेंड करता है, किस तरह डिपेंड करता है हमें नहीं पता, हो सकता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो हमें नहीं पता है। तो हमें ये नहीं पता कि ये एल ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा फॉर्मूले में, तो हम क्या करते हैं, पावर डाल देते हैं, फिर ये पावर की वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा था, मास, तो मास पावर बी, और फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, जी, तो जी पावर सी। ये डायमेंशनल मेथड है, पूछा था ना कि इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालिए मेथड ऑफ डायमेंशन से, तो यही मेथड है हमें बनाने का। मतलब जो डिपेंड की बात होती है, मतलब प्रोपोर्शनल है एल पावर ए, एम पावर बी एंड जी पावर सी। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे और लिख देंगे कांस्टेंट के, एल पावर ए, एम पावर बी एंड जी पावर सी। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड्स वी गेट, क्या आएगा, तो मुझे अब यहाँ पे डायमेंशन निकालना है, तो चलो डायमेंशन निकालते हैं। कांस्टेंट हो या कोई नंबर हो तो इसका डायमेंशन नहीं निकाला जाता, इग्नोर कर दिया जाता है। तो फिर हम लेंथ पावर ए, मास पावर बी, इसको इक्वेशन 1 बना दो, और जी पावर सी। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन, ये तो टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या हुआ, टाइम का डायमेंशन टी होता है, एल का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन एल होता है तो एल पावर ए, मास का डायमेंशन एम होता है, इस पे पावर बी, और ये एक्सेलरेशन है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 2, और इस पे पावर सी। तो t इज इक्वल टू, अब देखो एम एल टी को हम अरेंज कर देंगे, एक ही एम है, एल पावर यहाँ क्या है ए, और यहाँ पावर क्या है सी, तो जुड़ जाएगा दोनों, और t पावर माइनस 2c। ठीक है। अब आप देखिए इस तरफ एम एल टी है और इधर सिर्फ t है, और t का पावर क्या है 1 है, तो मैं इस तरफ m पावर 0, l पावर 0, t 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में पावर 0 दो तो उसकी वैल्यू 1 ही रह जाती है। इस तरह से कर दिया है ना। अब आप क्या करें, यहाँ पे पावर को इक्वेट करो, तो देखो m का पावर b है और यहाँ m का पावर 0 है, तो b इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 0, पहला। फिर यहाँ l का पावर है a प्लस सी, और यहाँ l का पावर है 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, और फिर t का पावर यहाँ है माइनस 2c, और यहाँ t का पावर है 1, तो माइनस 2c इज इक्वल टू 1 है ना। तो इससे c क्या निकल जाएगा आपका माइनस हाफ, c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू पहले से हमारे पास है 0। तो अब मुझे क्या चाहिए, इस फॉर्मूले में मैंने c निकाल लिया, b निकल गया, अब a चाहिए, तो a यहाँ से निकल जाएगा फ्रॉम थर्ड a प्लस c की जगह क्या डाल देंगे हम, माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू हाफ।
तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आप यहाँ डाल दो इक्वेशन 1 में, है ना। Put values of A, B, C in equation A, B and C in equation 1, we get क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू के एल पावर ए की वैल्यू क्या है हाफ, M पावर 0, B 0 है और G पावर माइनस हाफ। तो M पावर 0 तो 1 हो गया, तो T इज इक्वल टू के, ये रूट एल हो गया और ये इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय जी पावर हाफ, मतलब के रूट एल बाई जी, है ना। और एक्सपेरिमेंट से हमें पता है ये के की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दोगे या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया के अंडर रूट एल बाई जी। और अगर आप ये भी सही है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, डायमेंशनल मेथड से आपने बना रखा है, लेकिन के की वैल्यू होती है 2 पाई, तो अगर डाल दें तो कि टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये टाइम पीरियड आ गया पेंडुलम का, जो आपको पता होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रूफ करना था डायमेंशनल मेथड से। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डायमेंशनल मेथड में जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उससे हमें मतलब नहीं होता, उसको भी इग्नोर करते हैं। तो इसलिए आंसर हमेशा कांस्टेंट करके ही आएगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा तो आप लास्ट में डाल सकते हैं, लेकिन आंसर आपका यहाँ भी सही है। ठीक है, तो इस चैप्टर का आप लोग रिवाइज कीजिए पूरा।